दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने, के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मैं सिटी इंटरव्यू से बाहर निकला। मैंने नोटिस बोर्ड पर बाकी कंपनियों के नाम पर नज़र डाली। वे सभी सिटी बैंक से आधा ही पे करती थी। मैं एक खाली स्टूल पर बैठ गया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। हेलो भगवान, मैंने कहा। आज मैंने उस इंटरव्यू में एक भी सच्ची बात नहीं कही, लेकिन प्लीज मुझे वह जॉब चाहिए। वे लोग सच सुनना नहीं चाहते, इसलिए कोई बात नहीं, भगवान ने कहा। लेकिन तुम्हें किसी और चीज के बारे में फिक्र करनी चाहिए। वह कौन सी बात है? तुम 2 साल से एक लड़की के साथ रह रहे हो। मैं उससे प्यार करता हूँ भगवान, मैंने कहा। प्यार करना ही काफी नहीं, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं करूँगा, मुझे केवल समय चाहिए। तुम अपना समय पूरा कर चुके हो। 4 मिनट बाद तुम बैंक जॉब पाने का आखिरी मौका भी गवा सकते हो, भगवान ने कहा। नहीं भगवान, मुझे सिटी बैंक चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले सही काम करो। कैसे? मैंने अपनी आंखें खोली और HLL रूम की ओर देखा। अनन्या रूम के भीतर जा चुकी थी। मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कैसे? मैंने दोहराया। अभी उसका इंटरव्यू चल रहा है। मैं वादा करता हूं कि सिटी बैंक जॉब मिलने के बाद मैं वह सही काम कर दूंगा। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, भगवान ने कहा। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे पास 3 मिनट थे। यदि मैं उस रूम में चला जाता तो अनन्या मेरी जान ले लेती, लेकिन मेरे भीतर की किसी आवाज ने मुझे बताया कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो सियांट्री कंट्री मैनेजर या राहुल या देवेश ऐसा फैसला ले सकते हैं जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। यकीनन मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि मैं बेवकूफ़ों जैसी बात सोच रहा हूँ। इन दोनों बातों का आपस में कोई नाता न था, लेकिन यही हमारे दिमाग की सीमा भी है। शायद घटनाओं और कर्मों का आपस में कोई नाता होता है। मैं HHL रूम की ओर दौड़ा। एक्सक्यूज मी, दरवाजे पर खड़ी वॉलंटियर ने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा। मुझे भीतर जाना है, मैंने कहा। अंदर इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन मैं जबरन भीतर घुस गया। क्लासरूम में HLL इंटरव्यूज का आखिरी दौर चल रहा था। क्लास की आगे की पंक्ति में कंपनी स्टाफ बैठा था, जबकि कैंडिडेट को प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठाया गया था। अनन्या 5 बुजुर्गों की पैनल के सामने बैठी थी। वह अपने हाथों को उत्साह से हिलाते हुए कुछ बोल रही थी। रूरल मार्केट को नए उत्पाद नहीं चाहिए, उन्हें अफोर्डेबिलिटी की ज़रूरत है। मुझे देखकर वह बीच में ही रुक गई। उसकी भौहें हैरत से तन गई। एस तकरीबन 60 साल के एक बुजुर्ग सज्जन मेरी ओर मुड़े। अनन्या के चेहरे की रंगत पहले गुलाबी और फिर लाल हो गई। यह कलर कॉम्बिनेशन पहले शर्म और फिर गुस्से का कारण बना था। मुझे अनन्या से बात करनी है, मैंने कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक नज़र डालते हुए मध्यम आवाज में कहा। क्या आप कुछ देर इंतजार कर सकते हैं? बुजुर्ग सज्जन ने कहा। अनन्या का आखिरी इंटरव्यू चल रहा है। हमारा पूरा सीनियर मैनेजमेंट यहाँ मौजूद है। एक्चुअली मुझे अभी बात करनी है, मैंने कहा। सब ठीक तो है? दूसरे पैनलिस्ट ने पूछा। जी, मुझे केवल 1 मिनट चाहिए, मैंने कहा और अनन्या को बाहर आने का इशारा किया। क्या बात है? जो कहना यही कहो, उसने मुझे एक डर्टी लुक देते हुए कहा। मुझे पैनलिस्टों के कंफ्यूज चेहरे नजर आए। मैं अनन्या की ओर बढ़ा। व्हाट? उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। पागल हो गए हो क्या? मैं उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। मेरा मुंह उसके कान के करीब था। सॉरी, इंटरव्यू कैसा चल रहा है? मैंने भी धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। क्रिस मल्होत्रा, यह बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। बात क्या है?
फुसफुसाहट के बावजूद उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पैनलिस्ट उसकी बात सुन सकते थे। अनन्या स्वामीनाथन, मैं क्रिस मल्होत्रा तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफिस के टाइम को छोड़कर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी नज़रें पैनलिस्टों और मेरे बीच ठहरी हुई थी। क्रिस, उसने कहा। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। करीने से आई लाइन की हुई उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क पड़ी। एवरीथिंग ओके? अनन्या को ऐसी स्थिति में देखकर एक पैनल मेंबर ने पूछा। आई होप कोई बुरी खबर नहीं है। अनन्या ने उसके सामने रखे गिलास से एक घूंट पानी पीते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, कतई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। अनन्या, मैंने फिर धीमे से कहा। क्लासरूम के सख्त फ्लोर के कारण मेरे घुटने दर्द करने लगे थे। अब क्या है? क्या तुम्हारा जवाब हाँ है? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैंने पूछा। उसने हंसी छुपाने के लिए अपने होठों को कसकर भींच लिया। हाँ, यू इडियट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी जाओ यहाँ से। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। लीजिए सुनिए अब इसके 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। वाव, दिस फील्स स्पेशल, अनन्या ने कहा। उसने राम भाई के यहाँ अपने HLL ऑफर लेटर को तीसरी बार खोला। मुझे एक दिन पहले ही अपना सिटी बैंक ऑफर लेटर मिल गया था और सैलरी कन्फर्म करने के बाद मैंने उसे अपनी कवर्ड में फेंक दिया था। यह नौकर बनने का न्योता है, इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, मैंने समोसा सैंडविच ऑफर करते हुए कहा। ओह, इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, वे मुझे हायर करके रोमांचित हैं। HLL की एक गंभीर साउथ इंडियन नीति है। राम भाई के यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने हमें चाय सर्व की। प्लेसमेंट के दौरान उसे खूब बख्शीश मिली थी। तुम स्कूल जाते हो? अनन्या ने हमें चाय परोसने वाले उस 13 साल के लड़के से पूछा। हाँ, राम भाई हमें स्कूल भेजते हैं, लड़के ने कहा। गुड, अगर वे तुम्हें स्कूल न भेजें तो पुलिस में उनकी रिपोर्ट कर दो, अनन्या ने कहा और लड़के को 50 रुपए का नोट थमा दिया। वे तुम्हारी पोस्टिंग साउथ इंडिया में किसी ऐसी जगह पर करेंगे जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता और जहां कोई STD कोड भी न हो, मैंने कहा। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, और यदि वे ऐसा करते भी हैं तो मेरे पतिदेव आकर मुझे वहां से ले जाएंगे, उसने आंख मारते हुए कहा। अनन्या, तो मेरी बात समझी नहीं। शादी करने का फैसला हमने लिया है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, मैंने उसे याद दिलाया। कम ऑन, मेरे पेरेंट्स जरा कंजर्वेटिव जरूर हैं, लेकिन हम उनका नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं, द अल्टीमेट मिडिल क्लास फैटेंसी किड्स। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वे पेरेंट्स हैं। बच्चे बिस्किट से लेकर शादी तक कुछ भी चाहें, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा। तुम्हारे पेरेंट्स को मुझसे प्रॉब्लम होगी क्या? अनन्या ने अपने बालों को पीछे करते हुए उनका एक ढीला सा जूड़ा बना लिया। उसने एक पिन दांतों में दबा कर रखी थी। उन्हें हर उस लड़की से प्रॉब्लम होगी जिसे मैं अपने लिए चुनूंगा, और तुम तो साउथ इंडियन हो, यह भी एक प्रॉब्लम होगी। यह ठीक है, यह दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने जितना बुरा नहीं है, फिर भी यह तकरीबन वैसी ही बात है। लेकिन मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मैंने IIMA में MBA किया है और मैं HLL के लिए जॉब करती हूँ। और हाँ, डींगे हाँकने के लिए सॉरी, फिर भी मैं दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तमिल हो और मैं पंजाबी। अनन्या ने ऑफर लेटर को फोल्ड कर बैग में रख लिया और बैग को फिर जमाने लगी। कुछ कहो ना, मैं इस बैकवर्ड बातचीत का हिस्सा नहीं बन सकती, उसने कहा। प्लीज अपने पंजाबी बिरादरी से इस बारे में बात करो। वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। कम ऑन अनन्या,
जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम्हारा एक पंजाबी बॉयफ्रेंड है, तो क्या वे भी नाराज नहीं होंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुमने उन्हें इस बारे में बताया है? नहीं। क्यों? मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। कन्वोकेशन 2 हफ्ते बाद है, वे लोग यहाँ आएंगे। मैं तुम्हें उनके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी। उन्हें यह बताने के बजाय कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ जन्मे थे, तुम यह बताना कि तुमने जिंदगी में क्या किया है। वे तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं ना? हाँ, माँ आ रही हैं, पिताजी के बारे में नहीं पता। क्या बात है? इस बारे में बात ना करो तो अच्छा है। तुम अपनी होने वाली पत्नी को भी नहीं बताओगे? तुमने उन्हें इनवाइट किया है? नहीं। वह उठ खड़ी हुई। मैं भी उठ गया। चलो एसटीडी बूथ पर चलते हैं, उसने कहा। अभी? हाँ अभी। तुम्हारी अपने पापा से लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ रही है। अभी पीक आवर रेट्स है। आई डोंट केयर। हम थोड़ी दूर पर स्थित एसटीडी बूथ पर पहुंचे। मैंने घर का नंबर मिलाया। हाय मॉम, मैं बोल रहा हूँ। क्रिस, हमें टिकट बुक करा लेनी चाहिए। मैं आ रही हूँ। शिप्रा मौसी भी आना चाहती हैं। रंजी मामा और कमला आंटी भी। मॉम डैड आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा और चुप हो गई। यह मेरा कन्वोकेशन है, मैंने कहा। वे कह रहे हैं कि उन्हें कुछ काम है। वे रिटायर हो चुके हैं। कैसा काम है? मीटर बढ़कर 20 रुपए तक पहुंच गया। तुम उनसे बात करो, शायद वे पर्सनल इनविटेशन चाहते हो। माँ ने कहा। मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वे खुद नहीं आना चाहते। नहीं, तुम उनसे आने को क्यों नहीं कहते? उन्होंने जोर देते हुए कहा। मॉम नहीं, अगर वे नहीं आना चाहते तो मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मानसी और मामा तो आ सकते हैं ना? रिश्तेदारों को साथ लेकर मत आओ, मैंने अनुरोध करते हुए कहा। क्यों? वे तुम्हें कितना चाहते हैं, वे तुम्हें देखना चाहते हैं। मॉम, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कौन? आप खुद देख लीजिएगा, मैंने कहा। मैं बूथ से बाहर चला आया और अनन्या के साथ वापस लौट आया। आखिर ऐसा कौन सा बाप होगा जिसे अपने बेटे के कन्वोकेशन पर आने के लिए उससे इनविटेशन चाहिए? मैंने खुद से कहा। तुमने उन्हें इनवाइट किया? अनन्या ने पूछा। डैड नहीं आ रहे हैं, मैंने कहा। क्यों? अनन्या, हमारे बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसे कभी फिक्स करने की कोशिश मत करना, ओके? लेकिन क्या हुआ? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर वही जवाब। तुमने भी तो फिर वही सवाल पूछ लिया। तुम्हें उनकी फिक्र है? तुम अपसेट हो। मैं पीक आवर रेट्स का बिल चुकाने को लेकर अपसेट हूँ। अब सुनो, मैंने जैसे तैसे अपनी मासी और आंटी को आने से रोका है। केवल माँ आ रही हैं। तुमने कुछ सोच रखा है ना? वह आगे बढ़ गई। यह दोनों परिवारों की बेहतरीन पहली मुलाकात होगी। हमें कुछ खास करना चाहिए, जैसे कि एक दूसरे को सूट कर देना। शट अप। सब कुछ ठीक ठाक होगा। उन्हें यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड आईआईटी से है। वे मेरी ग्रेड्स तो नहीं पूछेंगे ना? पूछ सकते हैं, बट हु केयर्स। तुम जल्द ही सिटी बैंक ज्वाइन करने वाले हो। सुनो, क्या हमें उनके साथ कहीं बाहर घूमने चलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए? मैं श्योर नहीं हूं कि हमारे परिवार एक दूसरे के साथ इतना समय बिताना चाहेंगे। ऑफ कोर्स दे वुड। तुम बस मुझ पर छोड़ दो। इस मुलाकात के बाद तुम्हारी माम मुझे तुमसे भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगी, उसने कहा। हम कैंपस के गेट तक पहुंच चुके थे। कन्वोकेशन से एक दिन पहले मैंने माँ को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया। अनन्या के पेरेंट्स फ्लाइट से आए थे। उसके पिता ने एलटीसी का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उन्हें हर 4 साल में एक बार फ्लाइट का उपयोग करने की सुविधा मिलती है। माँ 2 सूटकेस लेकर आई थी। एक में उनके कपड़े थे तो दूसरे में दिल्ली की अलग अलग दुकानों की मिठाइयाँ। मुझे कॉलेज में 5 दिन और बिताने हैं। इतनी मिठाइयाँ क्यों? मैंने उनसे पूछा। हम एक ऑटो में बैठकर कैंपस आ रहे थे। मिठाइयाँ हमारे लिए हैं और उन लोगों के लिए जो हमसे मिलेंगे। लोग कहेंगे कि मेरा बेटा ग्रेजुएट हो रहा है, तो क्या मैं उनका मुंह मीठा न कराऊंगी? मैं तो खाना भी पैक करा लाती। मैं मीठी गुजराती दाल नहीं खाना चाहती। क्या गुजराती दाल वाकई मीठी होती है? इतनी मीठी भी नहीं होती। खैर, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ माम, मैंने कहा।
हमारा ऑटो रेलवे स्टेशन के करीब सकरी गलियों से निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। किससे? एक लड़की है, मैंने कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? उन्होंने कुछ इस तरह कहा जैसे कि मैंने एड्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। एक बहुत अच्छी दोस्त, मैंने उन्हें थोड़ा शांत करने के लिए कहा। अच्छी दोस्त? क्या तुम्हारे बुरे दोस्त भी हैं? नहीं मॉम, हम साथ साथ पढ़ते थे, हमने कई प्रोजेक्ट साथ साथ किए। ओके, क्या उसे अच्छा जॉब मिला? HLL, वही कंपनी जो सर्फ बनाती है, और रिन और लाइफ बॉय और किसान सॉस भी। मैं इस उम्मीद में HLL के प्रोडक्ट के नाम लेता गया कि शायद उनमें से किसी से वे प्रभावित हो सके। और किसान जैम भी? उन्होंने 30 सेकेंड सोचने के बाद कहा। एस, वह मार्केटिंग में है। यह मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण जॉब है। तो क्या उसे फ्री जैम मिलेंगे? शायद। मैंने यह सोचते हुए कहा कि आखिर बातचीत को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए। हाँ, यह तो है। तो क्या हमें तुम्हारे कॉलेज जाने के पहले कहीं रास्ते में लंच करना होगा या खाना वहीं मिलेगा? भैया, यहीं कोई अच्छे रेस्टोरेंट हैं? उन्होंने ऑटो ड्राइवर से पूछा। मॉम, स्टॉप इट, मैं एक ज़रूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन माँ ने कहा, ऑटो ड्राइवर को हमेशा अच्छी जगह पता होती है। कहीं रुकने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा मैडम। ऑटो ड्राइवर ने सड़क के हर स्पीड ब्रेकर की तरह मुझे भी इग्नोर करते हुए कहा। मैं माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगा। उन्होंने मुझे देखकर कहा, क्या? उसका नाम अनन्या है। उसके पेरेंट्स भी आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें और उनसे अच्छी तरह पेश आएं। तुम जिससे कहोगे मैं उसी से मिलूंगी। और ये बताओ कि मैं भला कब किसी से अच्छी तरह पेश नहीं आई हूँ? मॉम, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। रास्ते से कुछ बिस्किट लेते चलते हैं, चाय के साथ बिस्किट अच्छे लगते हैं। मॉम, मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं यही तो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप उनसे इत्मीनान से मिलें और खाने या स्नैक्स या चाय को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड न रहें। उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। माँ ने मुझे एक डर्टी लुक दी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भैया, ऑटो घुमाओ, मैं वापस जा रही हूँ। माँ ने कहा, मैं दिल्ली से ही तुम्हारा कन्वोकेशन अटेंड करने आई हूँ और अपने साथ साथ 4 अलग अलग दुकानों की मिठाइयाँ लाई हूँ, और तुम कह रहे हो कि मेरा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि मेरे होने से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता तो मैं जाऊंगी ही नहीं। माँ धीमे धीमे बड़बड़ाती रही। वे ऑफिशियली अपने ड्रामा मोड में आ गई थी। ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया। क्या हुआ? तुमने ऑटो क्यों रोक दिया? मैंने तैश में आकर पूछा। मैडम वापस जाने को कह रही हैं। मॉम, मैंने खींच भरे लहजे में कहा। अच्छा, तो तुम्हें यह याद है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? मैं तो समझी थी कि तुम्हें केवल अपनी दोस्त के पेरेंट्स की चिंता है। माँ की आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था। मुझे आपातकालीन कदम उठाने थे। यहीं पास में ही एक जगह बहुत अच्छी पाव भाजी मिलती है। भैया, हमें लॉ गार्डन ले चलो। मुझे भूख नहीं है, माँ ने कहा। केवल टेस्ट करने के लिए, मैंने कहा। मैंने ऑटो वाले का कंधा थपथपाया। वह लॉ गार्डन की ओर मुड़ गया। मैंने एक्स्ट्रा बटर वाली पाव भाजी और लस्सी ऑर्डर की। किसी भी पंजाबी का गुस्सा शांत करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। ये लड़की कौन है? उन्होंने लस्सी पीने के बाद कहा। कोई खास नहीं। जब मैंने उसे बताया कि आपने मुझे कितनी मुश्किलों से बड़ा किया है, तो उसने कहा कि वह आपसे मिलना चाहती है। मैंने झूठ बोलते हुए कहा। एक्स्ट्रा बटर शायद मेरी बातों में था। माँ शांत हो गई। तुमने उसे सब कुछ बता दिया? उन्होंने पूछा। नहीं, सब नहीं, बस थोड़ा बहुत। हाँ, उसके पेरेंट्स थोड़े फॉर्मल जरूर हो सकते हैं, इसीलिए मैंने अच्छे इंप्रेशन वाली बात कही थी। नहीं तो आपसे मिलकर किसे खुशी नहीं होगी। गुजराती मीठे में क्या लेते हैं? या वे सारी शक्कर खाने में ही डाल देते हैं? माँ ने फिर अपना वहाँ राग अलापना शुरू कर दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 9वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अब लीजिए सुनिए इसके 10वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अगली सुबह 200 फ्रेश MBA ग्रेजुएट्स और उनके हद से ज़्यादा गौरवान्वित पेरेंट्स लुई कान प्लाजा लॉन्स में कन्वोकेशन के लिए बैठे थे।
मुख्य अतिथि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला एक युवा उद्योगपति था, जिसने स्टूडेंट से कड़ी मेहनत करने और टॉप पर आने का आह्वान किया। डिग्री बांटने और 200 स्टूडेंट्स के साथ फोटो खिंचवाने का मुश्किल जिम्मा भी उसे ही सौंपा गया था। हमें मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेना था, जो कि ताउम्र मोटी तनख्वाह पाने का टिकट था। अनन्या चाहती थी कि हर चीज़ परफेक्ट हो। वह लॉन में आधा घंटा पहले ही पहुंच गई थी, ताकि अपने और मेरे परिवार के लिए 6 सीटें रोक सके। माँ ने सबसे बेहतरीन साड़ी पहनी। मैंने ग्रेजुएशन रोब पहना, जिसे मैं 30 रुपये में किराए पर लाया था। मॉम, ये अनन्या है। अनन्या, ये मेरी मॉम। कार्यक्रम में पहुंचने पर मैंने कहा, अच्छा होता। अनन्या ने मॉम से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे माँ शॉक्ड रह गई हो। अनन्या माँ के पैर छूती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन कम से कम उसे नमस्ते तो करना ही चाहिए था। हाथ मिलाने जैसी मॉडर्न चीज़ें पेरेंट्स को बहुत नहीं अच्छी लगती हैं। हेलो आंटी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, अनन्या ने कहा। एक्चुअली जब से मैं आई हूँ तब से मैं भी तुम्हारे बारे में ही सुन रही हूँ, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे उनके लहजे में छुपा कटाक्ष छुप गया। चलो बैठ जाते हैं। अनन्या, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मैंने कहा। हम सभी बैठ गए। माँ को साड़ी पहनने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं पहले यहीं चली आई ताकि अच्छी सीटें रोक सकूं। अनन्या ने वहाँ मोर पखिया साड़ी पहनी थी, जो उसने HLL इंटरव्यू वाले दिन पहनी थी। उसने मुझे अपनी ओर देखते पाकर एक फ्लाइंग किस दिया। गनीमत थी कि इस पर माँ का ध्यान नहीं गया। मैंने सिर हिलाकर अनन्या से अनुरोध किया कि वह डेकोरम का ध्यान रखे। अनन्या के पेरेंट्स 10 मिनट बाद आए। उसके पिता ने एक सफ़ेद कमीज पहनी थी, जैसी कि डिटर्जेंट के विज्ञापनों में दिखाई जाती है। उसकी माँ की मैजेंटा गोल्डन कांजीवरम साड़ी लान के किसी भी कोने से देखी जा सकती थी। उन्हें देखकर लगता था कि वे गोल्डन पेंट के किसी ड्रम में गिर गई थी। उनके पीछे 14 साल का एक चश्मिश लड़का चल रहा था, मानो वह इस शाम डिग्री पाने वाले किसी MBA का मिनिएचर हो। हेलो माम, अनन्या ने कहा और वह खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ पुलक से भरी हुई थी। सेफ्टी पिन इल्ला समथिंग समथिंग, उसकी माँ ने जवाब दिया। माँ और बेटी तमिल में बतियाने लगे। अनन्या के पिता ने कैमरा निकाला और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़, जैसे लॉन, स्टेज, कुर्सियाँ, माइक वगैरह की तस्वीरें लेने लगे। उसके छोटे भाई के पास करने को कुछ न था, सिवाय अपने नए बटन डाउन कॉलर शर्ट में असहज नजर आने के। माँ ने उनकी बातें सुनी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने धीमे से कहा, चलो हम अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लोग मद्रासी हैं? माँ ने पूछा। वे शॉक्ड थी। हाँ, तमिल, मैंने कहा। तमिल? माँ ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए कहा। अनन्या हमें इंट्रोड्यूस कराने लगी। माँ, एक क्रिस हैं और ये हैं क्रिस की माँ। हेलो, अनन्या की माँ ने कहा। वे भी उतनी ही स्तब्ध नजर आ रही थी जितनी मेरी माँ थी। इजंट दिस कूल? हमारे परिवार पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, अनन्या ने चहकते हुए कहा, लेकिन सभी ने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया। क्रिस के पिता नहीं आए? अनन्या के पिता ने पूछा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने बहुत कोमल स्वर में कहा। वे हार्ट पेशेंट हैं। उन्हें डॉक्टरों ने ज़्यादा सफ़र नहीं करने की हिदायत दी है। माँ ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि मैं भी उनके लिए सहानुभूति महसूस करने लगा। अनन्या के पेरेंट्स ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे से तमिल में धीरे से कुछ कहा और फिर अपनी अपनी जगह बैठ गए। मुझे जाना चाहिए, मेरा नाम पहले आएगा, अनन्या ने खिलखिलाते हुए कहा और स्टूडेंट्स की कतार में शामिल होने चली गई। मैं अपनी माँ और अनन्या की माँ के बीच सैंडविच की तरह बैठा रहा। आप अनन्या की माँ के करीब बैठना चाहेंगी? मैंने अपनी माँ से पूछा। क्यों? ये लोग कौन हैं? उन्होंने मुझे घुड़कते हुए कहा। नाराज मत हो माँ, मैं तो केवल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे भी जल्द ही उस कतार में शामिल होना है। तो जाओ, मैं यही तुम्हें देखने आई हूँ, मद्रासियों के पास बैठने के लिए नहीं। और अब मुझे चुपचाप देखने दो, उन्होंने कहा। मुख्य अतिथि ने डिप्लोमा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था।
लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टूडेंट्स का अभिनंदन किया, लेकिन शुरुआती स्टूडेंट्स के बाद वे ऊब गए और कन्वोकेशन ब्राउचर से खुद को पंखा झलने लगे। हमें उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए, शायद हम साथ साथ लंच करने जाएंगे। मैंने कहा, तुम जाओ उनके साथ लंच करने, मैं अकेले ही लंच कर सकती हूँ। माँ ने कहा, मॉम, मैंने बोलना शुरू किया था कि अनाउंसर ने अनन्या का नाम पढ़ा। अनन्या स्टेज पर पहुंची। शायद वह इकलौती ऐसी स्टूडेंट थी जो फोटो खींचने लायक थी। मैं खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। माँ ने मुझे एक डर्टी लुक दी। बैठ जाओ, उसके पेरेंट्स तक खड़े नहीं हुए हैं। मैंने नहीं कहा, मैं बैठ गया। अनन्या के पेरेंट्स इत्मीनान से तालियां बजाते रहे और अच्छी तरह देख पाने के लिए गर्दन उचकाकर देखते रहे। अनन्या की माँ ने मुझे संदेह भरी नज़रों से देखा। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की थी। बातचीत शुरू करो इडियट, मैंने खुद से कहा। आपकी बेटी तो स्टार है, आपको बहुत गर्व का अनुभव हो रहा होगा, मैंने कहा। हमें इसकी आदत है, वह स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है, उन्होंने जवाब दिया। फिर मैंने उसके पिता से बात करने की कोशिश की। आप यहाँ कितने समय के लिए हैं अंकल? अंकल ने मुझे ऊपर से नीचे कुछ इस तरह देखा जैसे मैंने उनकी सीक्रेट पर्सनल फैटेंसियों के बारे में कुछ पूछ लिया हो। हम परसों चले जाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा। कुछ क्यों ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता, सिवाय इस तथ्य के कि मैं तो महज बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। नथिंग। और अनन्या? हम सोच रहे थे कि क्या आप शहर घूमना चाहेंगे? हम एक कार शेयर कर सकते हैं, मैंने पूछा। अनन्या की माँ हमारे बीच बैठी थी और वे मेरे एक एक शब्द को सुन रही थी। उन्होंने अपने पति से तमिल में कुछ कहा। समथिंग समथिंग गांधी आश्रम, समथिंग रिकमेंड समथिंग। गांधी आश्रम बहुत अच्छी जगह है, मेरी माँ भी उसे देखना चाहती है, मैंने कहा। क्या? माँ ने अपनी सीट से कहा। तुम्हें स्टेज पर नहीं जाना है क्रिस, तुम्हारी बारी आने वाली है। हाँ, मैंने कहा और खड़ा हो गया। गांधी आश्रम दोनों परिवारों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। गांधी जी शांति और हाँ, मैंने कहा और खड़ा हो गया। गांधी आश्रम दोनों परिवारों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। गांधी जी शांति और राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक थे। शायद इससे हम सभी को कुछ प्रेरणा मिल सके। तो जाओ, माँ ने कहा। रुको, मैंने कहा और उनके पैर छूने के लिए झुका। थैंक गॉड कि तुम्हें यह याद था, मुझे तो लगा कि तुम अनन्या की माँ के पैर छुओगे, उन्होंने कहा। माँ की आवाज़ अनन्या की माँ के कानों तक पहुँचने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने एक दूसरे को कुछ इस तरह देखा कि बैकग्राउंड में AK-47 बुलेट्स की ठां ठां सेट की जा सकती थी। यकीनन कोई मोहनदास करमचंद गांधी ही उनमें मेल मिलाप करवा सकता था। माम कंट्रोल, मैंने धीमे से कहा। मैं तो कंट्रोल में ही हूँ, लेकिन ये साउथ इंडियंस नहीं जानते कि अपनी बेटियों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। हेमा मालिनी से लेकर श्रीदेवी तक सभी की सभी पंजाबी मर्दों के पीछे पड़ी हुई हैं। मेरी माँ ने यह बात इतने जोर से कही कि पूरी कतार ने यह सुन लिया। चंद लम्हों के लिए लोगों का ध्यान कन्वोकेशन सेरेमनी से हटकर हमारी ओर केंद्रित हो गया। अनन्या की माँ ने अपने पति को हल्के से कोहनी मारी। वे खड़े हो गए। अनन्या के मरियल से भाई को बीच में खींचा और 5 कतार दूर एक खाली जगह पर जाकर बैठ गए। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने सिर पर ग्रेजुएशन कैप को संभालते हुए कहा। कन्यासी बनर्जी, अनाउंसर ने माइक पर कहा, और मैं समझ गया कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मैं अपना पिछला कन्वोकेशन इसलिए मिस कर रहा था क्योंकि उस सुबह मेरी नींद देर से खुली थी। मैं यह कन्वोकेशन मिस नहीं करना चाहता था। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? यह तो फैक्ट है, माँ ने कहा। वे बात तो मुझसे कर रही थी, लेकिन वे मानो हर उस व्यक्ति को संबोधित कर रही थी जिसका ध्यान हमारी बातचीत पर था। हमारी बातचीत किसी भी उबाऊ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पर भारी पड़ सकती थी। क्रिस, अपना नाम सुनते ही मैंने दौड़ लगा दी। 5 मोहित स्टेज के नज़दीक मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं स्टेज चढ़ते समय उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। मुख्य अतिथि ने मुझे मेरा डिप्लोमा दिया। माँ खड़े होकर तालियां बजा रही थी। आई लव यू, उन्होंने चीखते हुए कहा। मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। पिछले 10 सालों से मेरे पिता उन्हें कह रहे थे कि उनका बेटा जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। मैंने अपना डिप्लोमा उठाया और ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। मूव, अगले स्टूडेंट की बारी आने दो, अनाउंसर ने कहा।
क्योंकि मैं भावुक होकर बार बार मुख्य अतिथि को धन्यवाद दिए जा रहा था। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे अनन्या के पेरेंट्स दिखाई दिए। मेरे लिए तालियां बजाना तो दूर, उन्होंने मेरे स्टेज पर पहुंचने पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं की थी। मैं अपनी सीट पर लौट आया। अनन्या हमारी कतार के एंट्रेंस पर खड़ी थी और वह बहुत परेशान लग रही थी। मैं दोस्तों के साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाने में पीछे रह गई थी। मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? 5 कतार पीछे, मैंने कहा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वे सेरेमनी को ज़्यादा करीब से देखना चाहते थे, मैंने कहा। मैंने कार बुक कर ली है। सेरेमनी खत्म होने के बाद हम सभी घूमने जा रहे हैं, राइट? अनन्या, अपने पेरेंट्स के पास जाओ। माँ को अपनी तरफ ताकते देखकर मैंने दृढ़ता के साथ उससे कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अब आप सुनेंगे इसके 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। हम पहले ही टैक्सी के लिए पैसे दे चुके हैं, मैंने कहा। तो आप हमारे साथ चल सकती हैं, यह एक बजट एक्सरसाइज है। मैं और माँ कैंपस के बाहर टैक्सी स्टैंड की ओर चले जा रहे थे। माँ की कतई मंशा नहीं थी कि मिस्टर गांधी के रहने की जगह देखें। शहर के बाहर स्थित साबरमती आश्रम हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। अनन्या ने टोपाज से छोटे छोटे पैकेज में लंच पैक करवा लिया था। उसके अनुसार साबरमती नदी के करीब कहीं पिकनिक मनाना एक बेहतरीन कोडाक मोमेंट था। निश्चित ही उसे उस मिस्ड कोडाक मोमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था जब मेरी माँ ने कुछ साउथ इंडियन अभिनेत्रियों के बारे में कुछ इनसाइटफुल कमेंट्स किए थे। हमने एक क्वालिस बुक कराई थी, मैंने ड्राइवर से कहा, जो एक इंडिका के करीब खड़ा था। अनन्या और उसका परिवार पहले ही टैक्सी स्टैंड पर पहुंच चुका था। उसकी माँ को देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी किसी पर भुनभुनाते हुए अपनी भड़ास निकाली हो, लेकिन शायद यह उनका नेचुरल एक्सप्रेशन था। क्वालिस इलेक्शन ड्यूटी पर गई है, हमारे पास केवल यही है, ड्राइवर ने हथेली पर खैनी रगड़ते हुए कहा। इसमें हम सब कैसे आ सकते हैं, मैंने पूछा। हम इससे दोगुने पैसेंजर भी इसी में ले जाते हैं, ड्राइवर ने कहा। चलो ऑटो कर लेते हैं, मैंने कहा। मैं किसी ऑटो में नहीं जा रही हूँ, माँ ने बैक सीट पर बैठते हुए कहा। आप आगे बैठ सकते हैं और मैडम को अपने पास बैठा सकते हैं, ड्राइवर ने अनन्या की ओर इशारा करते हुए कहा। अनन्या की माँ ने ड्राइवर को कुछ यूं घूर कर देखा कि वह उसे दिन भर चुप कराने के लिए काफ़ी था। मॉम, क्या आप ऑटो से आ सकती हैं? अनन्या ने अपनी माँ से अनुरोध भरे स्वर में कहा। क्यों? हमने भी इसके लिए पैसा दिया है, उन्होंने कहा। समथिंग समथिंग इल्ला इल्ला। सॉरी सॉरी अम्मा, अनन्या ने कहा। आखिर हम किसी नतीजे पर पहुंचे। अनन्या के पिता आगे बैठे और अनन्या उनके पास बैठी। अनन्या की माँ पीछे बैठी और अपने बेटे को गोद में बैठा लिया। मेरी माँ पहले ही ड्राइवर के पीछे एक विंडो सीट ले चुकी थी। मैं दोनों महिलाओं के बीच जैसे तैसे अपनी जगह बनाकर बैठ गया। साबरमती आश्रम कैंपस से 8 किलोमीटर दूर था। रास्ते में सभी चुप्पी साधे रहे और इस वजह से 20 मिनट की ड्राइविंग भी 1 घंटे की लगी। अनन्या ने अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बातों को अनसुनी करने का दिखावा करते रहे और खिड़की से बाहर सिर निकालकर बैठे रहे। मेरी माँ ने नाइस बिस्किट्स का एक पैकेट निकाला और किसी को भी ऑफर किए बिना उन्हें खाना शुरू कर दिया। अलबत्ता उन्होंने माँ का हक जताते हुए मेरे मुंह में जरूर एक बिस्किट ठूस दिया। जाहिर है मैं मना नहीं कर सकता था। सब लोग इतने चुप क्यों हैं, अनन्या ने मुझसे पूछा। हम आश्रम के टिकट काउंटर पर जा रहे थे। मेरी माँ ने कन्वोकेशन के दौरान एक सिली कमेंट किया था, मैंने कहा। मैं उम्मीद कर रहा था कि अनन्या ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगी। क्या कहा था उन्होंने? अनन्या ने 6 टिकटों के लिए पैसे निकालते हुए कहा। उन्होंने क्या कहा यह जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के बाद तुम्हारे पेरेंट्स वहां से चले गए थे। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था, अनन्या ने जोर देते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यही कि साउथ इंडियन औरतें कुछ लूज होती हैं वगैरह वगैरह, कोई खास बात नहीं। क्या? अनन्या ने मेरी ओर देखा, वह शॉक्ड थी। यह मैंने नहीं कहा, यह उन्होंने कहा। सिली कमेंट था, इग्नोर कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, अनन्या ने कहा। कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा करो कि सभी में फिर से बातचीत शुरू हो जाए, मैंने कहा। अब हम मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे थे।
हम आश्रम के भीतर चले आए। गांधी जी यहीं 1915 से 1930 तक रहे थे। उनकी मशहूर दांडी यात्रा भी इसी आश्रम से शुरू हुई थी। अनन्या ने एक गाइड को अपॉइंट किया। इसकी एकमात्र वजह यह थी कि उसकी बातें सुनने के लिए ही सही, लेकिन सभी एक साथ चलते रहे। हम प्रदर्शनी से होकर गुजरे, जहां गांधी जी की कई तस्वीरें, पेंटिंग, पत्र और लेख प्रदर्शित थे। और जब मिस्टर गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की, तो उन्होंने कसम खाई कि वे तब तक इस आश्रम में लौटकर नहीं आएंगे जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। गाइड ने सुप्रशिक्षित नाटकीय स्वर में कहा, और उस दिन के बाद वे कभी लौटकर नहीं आए। क्या देश को आज़ादी मिलने के बाद भी वे यहीं आए थे? अनन्या की मां ने पूछा। आह! गाइड ने आह भरी। नहीं, वे नहीं आ सके। देश को आज़ादी मिलने के 6 माह के भीतर ही उन्हें गोली मार दी गई। मेरी माँ सवाल पूछने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने गाइड से पूछा, दांडी यात्रा का यह नाम क्या इसलिए पड़ा कि वे अपने हाथ में एक डांडी लेकर चलते थे? गाइड हंस पड़ा। उसकी तमाम हरकतों की तरह उसकी हंसी भी नाटकी थी। भारत के महानतम व्यक्ति के बारे में हम कितना कम जानते हैं, नहीं मैडम? दांडी एक जगह का नाम है। वह यहीं से 5 किलोमीटर दूर है। गाइड हमें एक नक्शे के पास ले गया और एक समुद्र तटीय कस्बे की ओर इशारा किया। अनन्या की माँ अपने पति की ओर मुड़ी और तमिल में कुछ कहा, समथिंग समथिंग इल्लॉ नॉलेज पंजाबी पीपुल समथिंग। सॉरी सॉरी, अनन्या के पिता ने सरसरी तौर पर कहा। वे नक्शे को गौर से देख रहे थे। अनन्या की माँ ने अपनी बात जारी रखी। इंटेलेक्चुअली कल्चरली जीरो, समथिंग समथिंग कम अनोजिक, पर वो तमिल में थी जो समझ में नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता कि अनन्या की माँ को यह पता था कि नहीं कि वे बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्द भी बोल रही थी, या शायद उन्होंने जानबूझकर उन शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने वापसी कर ली थी। मेरी माँ ने उनकी बातें सुन ली और मेरी ओर देखा। गाइड के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगीं। उसकी बख्शिश खतरे में थी। सो यू सी, गांधी जी को यह दृढ़ विश्वास था कि देश के सभी लोग एक ही हैं। खैर, चलिए हम गांधी जी के निजी चीजें देखते हैं। इधर आइए प्लीज, गाइड ने बीच में दखल देते हुए कहा। दोनों माताएं एक दूसरे को सर्द निगाहों से देख रही थी। हम आश्रम परिसर में एक पेड़ के नीचे लंच करने बैठे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सभी को पाला मार गया हो। सभी चुपचाप खा रहे थे कि अनन्या ने यह खबर सुनाई, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सभी ने एक दूसरे की ओर कन्फ्यूजन में देखा। इस ग्रुप में अधिकांश लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। क्रिस और मैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था ना, मुझे लग रहा था कि कोई खिचड़ी पक रही है, माँ ने अपनी चपाती तोड़ते हुए कहा। चिंता करने की कोई बात नहीं, हम तो अपनी खुशियां आपसे बांटना चाहते थे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अनन्या ने कहा। शट अप, अनन्या, अनन्या की माँ ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। मुझे लगा कहीं वे उसे तमाचा न जड़ दे। मुझे यह भी लगा कि कहीं अनन्या अपना दूसरा गाल न आगे कर दे। आखिर हम गांधी आश्रम में जो बैठे थे। मैं साउथ इंडियन लड़कियों के बारे में ठीक यही कहना चाह रही थी। अकेले दिल्ली में भी इस तरह के कई मामले देखे जा सकते हैं, मेरी माँ ने कहा। फिर वे अनन्या की माँ पर हावी होने के लिए बेताब थे। मॉम चिल, मैंने कहा। क्या? मैंने कुछ कहा? माँ ने पूछा। उठ जाओ, अनन्या की माँ ने अपने पति से कहा, और वह रिमोट से चलने वाली टीवी की तरह उनका आदेश मानकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर अनन्या का भाई भी उठ गया। हम ऑटो से वापस लौट जाएंगे, अनन्या की माँ ने कहा। अनन्या हैरान सी पेड़ के नीचे बैठी रही। तुम चलोगी या इन लोगों के साथ ही रहोगी? अनन्या की माँ ने पूछा। मॉम प्लीज, अनन्या की आवाज़ सुनकर लगा जैसे वह अभी रो पड़ेगी। अनन्या की माँ उसे अपने साथ खींचकर ले गई। गाइड ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उसे माजरा समझ नहीं आया। मैंने उसे पे किया और माँ के पास चलाया। उन्होंने टोपाज का बचा खुचा पनीर टिक्का मसाला खत्म किया। वे लोग चले गए। मैंने कहा, गुड, अब कार में ज़्यादा जगह मिलेगी, माँ ने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में।
दोस्तों मैं यहाँ बताता चलूँ कि अभी तक आपने जो भी भाग सुना वह अहमदाबाद में घटी घटना पर आधारित था। आगे हम लोग जो सुनेंगे इस उपन्यास के वह दिल्ली में क्या घटी उस पर आधारित होगा। और आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्ते, नमस्कार।